जी अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। आज की हम जो है वो टॉपिक में देखने जा रहे हैं कि एजेंट क्या है, इंटेलिजेंट एजेंट क्या है, एंड व्हाट अबाउट द रैशनल एजेंट, एंड डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट्स वेयर द एजेंट बिहेव्स, एक्सप्लेन क्लासेस ऑफ इंटेलिजेंट एजेंट्स एंड सम एप्लीकेशन ऑफ इंटेलिजेंट एजेंट। तो सबसे पहले हम मूव करते हैं कि एजेंट्स क्या हैं। An agent is anything that can be viewed as perceiving its environment through sensors and acting upon that environment through effectors। तो एजेंट जो है उसके बारे में जनरल यहाँ पे हमने बात की। अब एजेंट दो तरह के हैं। एक एजेंट ह्यूमन एजेंट की अगर हम बात करते हैं तो उसमें जो उसकी आँखें हैं, जो उसके कान हैं और उसके डिफरेंट आर्गन्स हैं वो सेंसर्स के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, और उसके हाथ, उसकी टांगें, माउथ एंड अदर बॉडी पार्ट्स जो हैं वो इफ़ेक्टर्स के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये जो ऊपर आप डेफिनेशन में देख रहे हैं कि एन एजेंट इज़ एनीथिंग दैट कैन बी व्यूड एज परसीविंग इट्स इन्वायरमेंट थ्रू सेंसर्स, कि ये सेंसर से इन्वायरमेंट को परसीव करता है, एंड एक्टिंग अपॉन डैट इन्वायरमेंट थ्रू इफ़ेक्टर्स, और अब इफ़ेक्टर्स जैसे हमने ह्यूमन के अंदर हैंड्स, लेग्स, माउथ, अदर बॉडी पार्ट्स देखे, ये इफ़ेक्टर्स हैं, इसके थ्रू वो एक्ट करता है। अगर हम रोबोटिक एजेंट की बात करते हैं तो उसमें क्या है कि सब्स्टिट्यूट कैमराज एंड इंफ्रारेड रेंज फाइंडर्स फॉर द सेंसर्स। इंफ्रारेड रेंज फाइंडर और जो आपके कैमराज हैं वो इंसानी आँखों कान की जगह पे इस्तेमाल किए जाएंगे, और वो आपके सेंसर्स हैं, और जो डिफरेंट उसके मोटर्स इसमें इस्तेमाल की गई हैं वो इफ़ेक्टर्स के तौर पे काम करेंगी। तो ये एजेंट को उसने डिस्क्राइब करके ह्यूमन और रोबोटिक में डिफरेंस बताया है। अच्छा, अब यहाँ पे नेक्स्ट मूव करते हैं कि जिस तरह आपने देखा कि हमारे पास एक एजेंट है, और एजेंट के अंदर जो है वो डिफरेंट सेंसर्स लगे हुए हैं, कैमरास लगे हुए हैं, या इंफ्रारेड रेंज फाइंडर्स मौजूद हैं उसके अंदर। साथ ही जो है वो उसके इफ़ेक्टर्स हैं, यानी उसकी जो मोटर्स लगी हुई हैं वो उसके इफ़ेक्टर्स हैं, और वो इन्वायरमेंट को परसीव करते हैं। जो जिस भी इन्वायरमेंट में वो बिहेव करने जा रहे हैं उसको परसीव करते हैं, और उसमें फिर एक्शन परफॉर्म करते हैं। तो ये डायग्राम आपको हेल्प आउट कर रही है कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन द एजेंट एंड इन्वायरमेंट। आगे हम एजेंट को बात करते हैं कि एजेंट्स जो हैं ऑपरेट इन एन इन्वायरमेंट, किसी भी इन्वायरमेंट में वो ऑपरेट करते हैं। परसीव्स इट्स इन्वायरमेंट थ्रू सेंसर्स, एक्ट्स अपॉन इट्स इन्वायरमेंट थ्रू एक्वेटर्स और इफेक्टर्स, और इनके कुछ गोल्स होते हैं जिनको इन्होंने अचीव करना होता है। सेंसर्स एंड इफेक्टर्स की अगर हम बात करते हैं तो एन एजेंट परसीव्स इट्स इन्वायरमेंट थ्रू सेंसर्स। द कंप्लीट सेट ऑफ इनपुट्स एज अ गिवन टाइम इज कॉल्ड परसेप्ट। द करंट परसेप्ट और अ सीक्वेंस ऑफ परसेप्ट्स कैन इन्फ्लुएंस द एक्शंस ऑफ एन एजेंट। बिल्कुल ठीक है। इस पे हम नेक्स्ट बात करते हैं कि इट कैन चेंज द एनवायरनमेंट थ्रू इफेक्टर्स, ठीक है, और एन ऑपरेशन इन्वॉल्विंग एन एक्वेटर इज कॉल्ड एन एक्शन। Action can be grouped into action sequences, so an agent program implement mapping from percept sequences to action। कि आप उसमें जो है वो उसके डिफरेंट सेंसर से सबसे पहले तो इन्वायरमेंट के अंदर मौजूद जो भी आपके पास चीज़ें हैं उनको वो परसेप्ट करता है, उनको जो है वो अपने पास सेव करता है, और फिर उसके बाद उन्हीं को ही उस इन्वायरमेंट के अंदर जो बिहेव करना है उसने, वो उसको जो जो एक्शंस दिए जाते हैं वो उसके ऊपर परफॉर्म करता है। एजेंट्स जो है ऑटोनॉमस एजेंट एंड परफॉर्मेंस में ये इसकी हम बात करेंगे। ऑटोनॉमस एजेंट क्या है कि डिसाइड ऑटोनॉमसली विच एक्शंस टू टेक इन द करंट सिचुएशन टू मैक्सिमाइज प्रोग्रेस टूवर्ड्स इट्स गोल, कि जो भी उस एजेंट को गोल दिया गया है उसने अपने इन्वायरमेंट के अंदर रह के उसको अचीव करना है। अब यहाँ पे देखें कि आजकल जो हमारे पास इंटेलिजेंट एजेंट हैं वो मुख्तलिफ़ तरह के जो है वो घरेलू काम करने के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे कि जी चाय बना के लाएँ, जी चाय बना के लाएँगे तो उन्हें एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाएगा जिसको हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे भी, और वो उस इन्वायरमेंट के अंदर बिहेव करेंगे। उसमें जो है उन्हें पता होगा कि कौन सा डब्बा जो है वो चीनी का है, कौन सा डब्बा जो है वो नमक का मौजूद है, कहाँ पे दूध रखा है। उन सारी चीज़ों को उन्होंने अपने सेंसर से और इंफ्रारेड के जो आपके रेंज सेंसर्स हैं उनसे जो है वो उन्होंने उनको सेंस करके इन्वायरमेंट को पहले परसीव करना है, फिर उस इन्वायरमेंट के अंदर उन्होंने अपना एक्शन परफॉर्म करना है कि पतीली उठानी है, उसको पानी को बॉयल करने के बाद उसमें जो है वो
डब्बे में से इसमें से पत्ती भी निकालनी है, साथ ही उसने दूध वगैरह जो है और चीनी का इस्तेमाल करना है, तो ये चीज़ें हैं जो कि वो करेगा। अब परफॉर्मेंस मेजर किस बेस पे आप देखते हैं कि एन ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियन फॉर सक्सेस ऑफ एन एजेंट्स बिहेवियर, जिसमें वो कहते हैं कि हम परफॉर्मेंस मेजर में क्या लेते हैं। जैसे कि एक वैक्यूम क्लीनर एजेंट है जिसका काम है कि सफाई करना, वैक्यूम क्लीनर का इस्तेमाल करता है, वो घर में सफाई करता है, तो उसका परफॉर्मेंस मेजर क्या है। तो वो हो सकता है जी अमाउंट ऑफ डर्ट क्लीन अप, कि उसने कितनी जो है वो डर्ट जो है उसके अंदर मौजूद थी जो कि उसने क्लीन की है, या अमाउंट ऑफ टाइम टेकन, कितना उसने टाइम लिया, या अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम, कितनी उसने इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की, और अमाउंट ऑफ नॉइज़ जनरेटेड एक्स्ट्रा। यानी ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी बेस पे आप उसकी परफॉर्मेंस मेजरिंग चेक कर सकते हैं कि उसने कितने टाइम में कितनी डर्ट जो है वो क्लीन की है, और इसके अलावा जो है वो उसने कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की, ज़्यादा की, कम की। ज़ाहिरी बात है कि अगर कम करेगा तो उसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा बेटर होगी। नॉइज़ जनरेशन के ज़्यादा नॉइज़ तो नहीं क्रिएट कर रहा जिस वक्त आप सफाई कर रहे हैं, अगर ज़्यादा क्रिएट कर रहा है तो इसका मतलब है कि फिर उसकी परफॉर्मेंस को हम थोड़ा सा बनिस्बतन उस रिपोर्ट से डाउन रखेंगे जो कि नॉइज़ कम क्रिएट करता है। एग्जाम्पल ऑफ एजेंट में जैसे हमने बात की ह्यूमंस की और रोबोटिक्स की, अगर हम बात करते हैं तो ह्यूमंस के अंदर तो आइज़, ईयर, स्किन, टेस्ट बर्ड्स वगैरह सेंसर्स के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, और इफेक्टर्स के तौर पे हैंड्स, फिंगर्स, लेग्स और माउथ वगैरह इस्तेमाल है। और रिबोट्स के अंदर कैमरा, इंफ्रारेड बम्पर सेंसर्स के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, और ग्रिपर्स, व्हील्स, लाइट्स, स्पीकर्स, ये इफेक्टर्स के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। जैसे रिबोट के हाथ है ना, वो ग्रिप करना जानते हैं, उससे पकड़ते हैं कोई चीज़ें, तो वो जो ग्रिपर्स हैं। फिर उसके टायर्स जो हैं, फिर उसकी लाइट्स, ये स्पीकर्स, ये उसके इफेक्टर्स के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। तो ये दो तरह के एजेंट की हमने बात की ना। इंसानों से हम समझना चाह रहे हैं कि हमारे पास जो रोबोटिक्स के एजेंट हैं वो कैसे काम करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एजेंट की अगर हम बात करें कि वही चीज़ जो पहले बताई कि सिंपल एजेंट प्रोग्राम कैन बी डिफाइंड मैथमेटिकली एज एन एजेंट फंक्शन which maps every possible percept sequence to a possible action the agent can perform। जैसे आपने देखा कि f फंक्शन है और p का स्टैरिक कि हमारे पास possible percept sequence और goes to ये possible actions को जो है वो उसकी तरफ परफॉर्म करवाएगा। The term percept is used to the agent's perceptual inputs as at any given instant, कि वो कितनी जो है वो आपके पास परसेप्शनल इनपुट्स जो है वो ले रहा है। ये पी जो है ये आपके परसेप्ट को शो कर रहा है, ए इसमें एक्शन को शो कर रहा है, और एफ जो है वो फंक्शन को शो कर रहा है। नेक्स्ट, इंटेलिजेंट एजेंट के अंदर ये खूबियाँ हैं कि फंडामेंटल फैकल्टीज़ ऑफ इंटेलिजेंस में अगर हम बात करते हैं तो उसमें एक्टिंग भी आती है, सेंसिंग भी आती है, अंडरस्टैंडिंग विद रिस्पेक्ट टू, इसमें ये कह रहे हैं कि रीजनिंग एंड लर्निंग, और इन आर्डर टू एक्ट यू मस्ट सेंस। अगर आपने एक्ट करना है तो आपको लाजमी पहले इन्वायरमेंट को सेंस करना पड़ेगा। ब्लाइंड एक्शन इज़ नॉट अ करेक्टराइजेशन ऑफ इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस में ये नहीं कि आप जो है वो बिल्कुल ब्लाइंड एक्शन लें, ये एक कोई क्राइटेरिया नहीं है। रोबोटिक्स के अंदर वही सेंसिंग एंड एक्टिंग होती है, और एक्ट अंडरस्टैंडिंग नॉट नेसेसरी, अंडरस्टैंडिंग उसमें ज़रूरी नहीं। ये है कि मतलब वो कह रहे हैं इमोशंस की जो है वो जगह नहीं है इसमें रोबोटिक्स के अंदर। उसमें ये है कि सेंसिंग और एक्टिंग से ही काम चलता है, और सेंसिंग नीड्स अंडरस्टैंडिंग टू बी यूज़फुल। इंटेलिजेंट एजेंट जो है वो सेंस करता है, वो एक्ट करता है, और वो ऑटोनॉमस होता है किसी एक्सटेंट तक, और वो रैशनल होता है। इस पर हम अभी बात करते हैं कि इंटेलिजेंट एजेंट के अंदर की खूबियाँ क्या क्या हैं। रैशनल एजेंट क्या है कि इट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ अबाउट बिल्डिंग रैशनल एजेंट्स। ये रैशनल एजेंट्स को जो है वो बिल्ड कर रही है। और एन एजेंट इज़ समथिंग दैट परसीव्स एंड एक्ट्स, कि वो परसीव करता है और एक्ट करता है। और रैशनल एजेंट ऑलवेज डज द राइट थिंग, हमेशा वो जो है राइट थिंग करता है, कि उसमें वो देखता है कि फंक्शनैलिटीज़ यानी गोल्स क्या हैं, कंपोनेंट्स क्या हैं, और हम कैसे जो है ये बना सकते हैं, हमें ये देखना है चीज़। रैशनैलिटी की अगर हम बात करें तो परफेक्ट रैशनैलिटी का मतलब क्या है कि एज्यूम्स दैट द रैशनल एजेंट नोज ऑल
and will take the action that maximize the utility. Human beings do not satisfy this definition of rationality. ठीक है, इसमें अगर आप देखें कि रैशनल जो एजेंट है वो तमाम चीज़ों को जानता है और वो एक्शन भी परफॉर्म करेगा जो कि उसकी यूटिलिटी को बढ़ाएंगे। और इसमें नेक्स्ट अगर हम एजेंट के एनवायरनमेंट की बात करें तो एजेंट के एनवायरनमेंट के अंदर अगर देखते हैं तो एनवायरनमेंट इन विच एजेंट ऑपरेट्स कैन बी डिफाइंड इन डिफरेंट वेज़। अब अगर मैं इसको एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊं तो एजेंट के एनवायरनमेंट का मतलब ये है कि किस जगह पे उसने बिहेव करना है, आप उसका इस्तेमाल किस जगह पे करवा रहे हैं। अगर वैक्यूम क्लीनर का एक एजेंट है तो आप घर के अंदर किस पोर्शन के अंदर जो है वो उसको ला रहे हैं। ये ना हो कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव चीज़ें वहाँ पे मौजूद हों कि जिसमें वो इन्वायरमेंट पहले स्टडी ना करवाया गया हो, सेंस ना करवाया गया हो उस एजेंट को, और वो वहाँ पे तोड़ फोड़ना शुरू हो जाए, कोई चीज़ गिर ना जाए। तो आप उसको पहले इन्वायरमेंट स्टडी करवा के उसमें देखें कि वो कैसे बिहेव करेगा। तो इन्वायरमेंट वो जगह है जहाँ पे उसने ऑपरेट करना है। और इट इज़ हेल्पफुल टू व्यू द फॉलोइंग डेफिनीशन एज रेफरिंग टू द वे द इन्वायरमेंट अपीयर्स फ्राम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द एजेंट इट्सेल्फ। ठीक है, उम्मीद है कि ये बात आपको समझ आ गई होगी कि इन्वायरमेंट का मतलब क्या है, जहाँ पे उसने बिहेव करना है या ऑपरेट करना है। इन्वायरमेंट में अगर हम ऑब्जर्वेबिलिटी की बात करें तो एक होता है फुली ऑब्जर्वेबल, एक होता है पार्शली ऑब्जर्वेबल। फुली ऑब्जर्वेबल का मतलब कि ऑल ऑफ द इन्वायरमेंट रेलेवेंट टू द एक्शन बीइंग कंसिडर्ड इज़ ऑब्जर्वेबल, कि जितने भी उसके एक्शन के रिलेटेड इन्वायरमेंट्स हैं वो उनको हम ऑब्जर्वेबल कहेंगे। सच इन्वायरमेंट्स आर कन्वीनियंट सिंस द एजेंट इज़ फ्रीड अप द टास्क ऑफ कीपिंग ट्रैक ऑफ चेंजेस इन द इन्वायरमेंट। अब उसे पता है कि सारा इन्वायरमेंट वो देख चुका है, सारा इन्वायरमेंट उसे स्टडी किया हुआ है, इसलिए कोई नई चीज़ ऐसी नहीं है जिसके ऊपर उसे एक्स्ट्रा जो है वो एफर्ट करनी है या उसको सेंस करना है। वो तमाम चीज़ों से फेमिलियर है। एक होता है पार्शली ऑब्जर्वेबल इन्वायरमेंट कि द रेलिवेंट फीचर्स ऑफ द इन्वायरमेंट आर ओनली पार्शली ऑब्जर्वेबल, यानी कुछ चीज़ें ऑब्जर्वेबल हैं बाकी नहीं हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल फुली OBS चेस की गेम, पार्शली OBS में पोकर की आप बात करते हैं। अब फुली ऑब्जर्वेबल जो है वो आपके पास इन्वायरमेंट में चेस की गेम है और पार्शली ऑब्जर्वेबल के अंदर जो है वो पोकर की गेम है। मतलब कुछ चीज़ें जो हैं वो आपकी ऐसी हैं जो कि पोकर के अंदर पार्शली ऑब्जर्वेबल में आपके पास मौजूद है। ये एग्जांपल कि द रेलेवेंट फीचर्स ऑफ द एनवायरनमेंट आर ओनली पार्शली ऑब्जर्वेबल, कि कुछ चीज़ें आपको पता हैं कुछ पता नहीं हैं। अगर हम एनवायरनमेंट की डिटर्मिनिज़म की बात करें तो इसमें डिटर्मिनिस्टिक, स्टोकेस्टिक एंड स्ट्रेटजिक, ये तीन तरह की जो है वो हम बात करेंगे। तो डिटर्मिनिस्टिक का मतलब ये है कि द नेक्स्ट स्टेट ऑफ द एनवायरनमेंट इज़ कम्प्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय द करंट स्टेट एंड द एजेंट सेक्शन। फॉर एग्जांपल इमेज एनालिसिस, कि जो नेक्स्ट स्टेट आनी है ना उसको मुकम्मल तरीके से हम डिस्क्राइब करते हैं जो करंट स्टेट ऑफ द मतलब जो करंट स्टेट है उससे और एजेंट के एक्शन से। जैसे कि आप इमेज एनालिसिस करते हैं तो इमेज एनालिसिस के अंदर आपको पता है कि जो हमारी नेक्स्ट स्टेट आएगी वो डिपेंड कर रही होती है इस वाली स्टेट पे जिस वक्त हम मौजूद हैं, कि इसके आगे हमने उसको कैसे करना है। स्टोकेस्टिक के अंदर अगर एग्जांपल लें कि इफ़ एन एलिमेंट ऑफ इंटरफेरेंस और अनसर्टेनिटी अकर्स दैट द एनवायरनमेंट इज स्टोकेस्टिक, अ पार्शली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट विल अपीयर टू बी स्टोकेस्टिक टू द एजेंट। फॉर एग्जांपल लूडो की जैसे बात करते हैं कि मतलब हमारे पास इसके अंदर स्टोकेस्टिक के अंदर पार्शली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट जो है वो अपीयर होगा। जैसे हमने पहले अभी बात पोकर की भी की है, इस तरह लूडो की भी अगर आप बात करते हैं। फिर स्ट्रेटजिक में बात करें कि इन्वायरमेंट स्टेट होली डिटर्मिन्ड बाय द प्रीसीडिंग स्टेट एंड द एक्शंस ऑफ मल्टीपल एजेंट्स इज कॉल्ड स्ट्रेटजिक। जैसे चेस की हमने बात की है जो कि फुली ऑब्जर्वेबल भी आपका एक इन्वायरमेंट था, ये आपने यहाँ पे इसको देखें। ठीक है, तो फुली ऑब्जर्वेबल जो है वो स्ट्रेटजिक एक इन्वायरमेंट है। फिर अगर हम एपिसोडिसिटी की बात करें तो उसमें एपिसोडिक और सीक्वेंशियल हमारे पास इन्वायरमेंट है। एपिसोडिक इन्वायरमेंट ये है मींस दैट सबसीक्वेंट एपिसोड्स डू नॉट डिपेंड ऑन व्हाट एक्शंस अकर्ड इन प्रीवियस एपिसोड, यानी इसमें ना एक तरह की ये कह रहे हैं कि अनप्रिडिक्टेबल इन्वायरमेंट है
कि आपके पास जो है वो इस तरीके से हमने मतलब ये देखना है कि जो हमारा एपिसोडिक इन्वायरमेंट है उसका मतलब ये है कि जो हमारी अभी की एपिसोड्स हैं वो डिपेंड नहीं कर रहे हैं पिछली एपिसोड्स पे कि आप उससे प्रिडिक्ट करें कि यही होने वाला है इसके अंदर। लेकिन जो सीक्वेंशियल इन्वायरमेंट है उसके अंदर एजेंट इंगेज इन अ सीरीज़ ऑफ कनेक्टेड एपिसोड्स, एक सीक्वेंस के साथ उसे पता होता है कि सीरीज़ के अंदर मैंने चलना है और इस वक्त मैं जिस स्टेट में हूँ वो डिपेंड कर रही है प्रीवियस जो है वो आपकी स्टेट पे। तो फिर इन्वायरमेंट में अगर हम इसमें बात करें डायनामिज़म की, तो डायनामिज़म में एक स्टैटिक इन्वायरमेंट होता है और एक डायनामिक इन्वायरमेंट है। स्टैटिक में ये है कि आप उसके डज़ नॉट चेंज फ्राम वन स्टेट टू नेक्स्ट वाइल द एजेंट इज़ कंसिडरिंग इट्स कोर्स ऑफ एक्शन, द ओनली चेंजेस टू इन्वायरमेंट एज दोज कॉज्ड बाय द एजेंट इटसेल्फ। यानी इन्वायरमेंट चेंज नहीं कर सकते ना आप, जो एजेंट को आपने इन्वायरमेंट दिया है कि बिहेव करने के लिए, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। वही इन्वायरमेंट है जिसके साथ उसने बिहेव करना है। अगर कोई चेंज करना चाहे तो वो एजेंट खुद, जो इंटेलिजेंट एजेंट या रोबोट है वो खुद उसको चेंज कर सकता है, आप उसे चेंज नहीं करेंगे। मतलब एक अगर चीनी का डब्बा मौजूद है और एक आपका नमक का डब्बा मौजूद है, अगर उसके ऊपर बार कोड जो जो उसने सेंस करने हैं वो चीनी वाला बार कोड यानी चीनी वाला डब्बा है, तो उसके अंदर नमक आपने नहीं डालना। ये ना हो कि आप जो है वो चीनी वाले डब्बे में नमक डाल दें और नमक वाले डब्बे में चीनी डाल दें, तो ये आपने स्टैटिक इन्वायरमेंट नहीं दिया उसको। ठीक है, आपने उसको स्टैटिक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है। डब्बे चीनी वाले के अंदर चीनी ही रखें, नमक वाले डब्बे के अंदर नमक ही रखें, आप उसके इन्वायरमेंट को चेंज ना करें। ये होता है स्टैटिक इन्वायरमेंट। ठीक है, अगर कुछ करना है चेंजेस, उसने डब्बे को हिला के थोड़ा सा साइड पे रखना है तो वो एजेंट खुद करे, क्योंकि उसे पता है कि मैंने नेक्स्ट टाइम जब भी ये काम करना है तो मैंने यहाँ पे इस चीज़ को जो है वो इन्वायरमेंट से पिक करना है। डायनेमिक इन्वायरमेंट का मतलब ये है कि चेंजेस ओवर टाइम इंडिपेंडेंट ऑफ द एक्शंस ऑफ एजेंट एंड दस इफ़ एन एजेंट डज नॉट रिस्पॉन्ड इन अ टाइमली मैनर दिस काउंट्स एज ए चॉइस टू डू नथिंग। तो ये डायनामिक इन्वायरमेंट में ये है कि चेंजेस की जाती हैं टाइम के हिसाब से, जो उसके एक्शंस हैं वो उसके इंडिपेंडेंट होती हैं, यानी आप चेंजेस करते हैं। तो इसमें यह है कि आपको लॉस भी हो जाता है कि कई दफ़ा एजेंट जो है वो टाइमली मैनर में रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा होता। अगर हम इन्वायरमेंट की कॉन्टीन्यूटी की बात करें तो इसमें एक डिस्क्रीट होता है, एक कॉन्टीन्यूस होता है। इफ़ अ नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट परसेप्ट्स एंड एक्शन इज़ लिमिटेड, तो इस इन्वायरमेंट को डिस्क्रीट कहेंगे, अदरवाइज़ कॉन्टीन्यूस कहेंगे। अब इसका मतलब क्या है डिस्क्रीट का, कि अगर आपके पास जो परसेप्ट्स हैं और जो आपके एक्शंस हैं वो लिमिटेड से हैं, मतलब एक रिबोट ने या इंटेलिजेंट एजेंट ने ये लिमिटेड काम करने, यही इन्वायरमेंट से वो चीज़ें लिमिटेड सी पिक करेगा और उसके ऊपर लिमिटेड से एक्शन परफॉर्म करेगा। तो वो हमने जब काउंट कर ली, हमें पता है कि भाई ये इतनी परसेप्शंस लेगा, ये इसके परसेप्ट्स हैं, ये इसके एक्शंस हैं, तो फिर हम लिमिटेड एक्शंस को हम डिस्क्रीट कह देंगे। अगर नहीं वो ज़्यादा भी कुछ कर सकता है तो वो फिर कॉन्टीन्यूस में आ जाएगा। अगर हम क्लासेस ऑफ इंटेलिजेंट एजेंट्स की बात करें तो इंटेलिजेंट एजेंट्स आर ग्रुप्ड इनटू 5 क्लासेस बेस्ड ऑन देयर डिग्री ऑफ परसीव्ड इंटेलिजेंस एंड कैपेबिलिटीज़। वो 5 क्लासेस कौन सी हैं जी, जिनमें वो ये कह लें कि एक इंटेलिजेंट एजेंट जो है वो देखता है कि परसीविंग पावर जो उसकी है और कैपेबिलिटी है उसको हम डिस्क्राइब करते हैं इन ग्रुप्स में। पहला है जी सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट, सेकंड है मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट, थर्ड है जी गोल बेस्ड एजेंट, फोर्थ यूटिलिटी बेस्ड एजेंट और फिफ्थ लर्निंग एजेंट्स। इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट की, कि सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट एक्ट्स ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द करंट परसेप्ट। जो करंट परसेप्ट है ना उसकी बेस के ऊपर ये जो है वो करता है एक्ट, और इग्नोरिंग द रेस्ट ऑफ द परसेप्ट हिस्ट्री। इससे पहले क्या हुआ, कौन कौन सी परसेप्ट्स मौजूद थी उनको वो छोड़ देता है। द एजेंट फंक्शन इज़ बेस्ड ऑन द कंडीशन एक्शन रूल, कि कंडीशन क्या है और एक्शन क्या लेना है। यानी इफ़ कंडीशन देन एक्शन, ये कंडीशन एग्जिस्ट करती है तो ये एक्शन उसने लेना है। ये एक है सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट। और सक्सीड व्हेन द एनवायरनमेंट इज़ फुली ऑब्जर्वेबल, और ये ज़्यादातर चलता तब है या ज़्यादा अच्छे तरीके से ये अपनी कारकर्दगी तब दिखाता है जिस वक्त आपके पास फुली ऑब्जर्वेबल आपका इन्वायरमेंट हो। और सम रिफ्लेक्स एजेंट्स कैन आल्सो कंटेन इंफॉर्मेशन ऑन देयर करंट स्टेट विच अलाउज देम टू डिसरिगार्ड कंडीशंस। तो कुछ रिफ्लेक्स एजेंट्स जो हैं वो ऐसी इंफॉर्मेशन कंटेन करते हैं
कि जो उनकी करंट स्टेट की बेस पे होता है। ठीक है, ये एक सिंपल है कि सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट। अगर आप इसको देखना चाहें यहाँ पे, तो आपके पास जो एजेंट है वो कंडीशन एक्शन रूल्स होते हैं उसके। तो वो उसमें कहते हैं कि व्हाट एक्शन आई शुड डू नाउ, और इसमें एक्वेटर्स की वो हेल्प भी लेता है साथ, और ऊपर से वो सेंसर्स जो हैं वो कहते हैं कि व्हाट द वर्ड इज़ लाइक। ठीक है, नाउ कैसे दिखाई दे रही है, वो सेंसर जो हैं वो एक्वेटर्स जो हैं वो इन्वायरमेंट के अंदर बिहेव करते हैं। अब सेंसर्स जो हैं वो परसेप्ट करते हैं इन्वायरमेंट से, एक्वेटर्स जो हैं वो एक्शन परफॉर्म करते हैं इन्वायरमेंट के अंदर। तो वो बात हमने सारी पढ़ ली कि सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट क्या करते हैं। फिर है जी मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट। क्या मॉडल बेस्ड एजेंट कैन हैंडल अ पार्शली ऑब्जर्वेबल इन्वायरमेंट। अब ऐसा इन्वायरमेंट, पहले तो हमने बात की थी सिंपल रिफ्लेक्स के अंदर कि फुली ऑब्जर्वेबल इन्वायरमेंट हो, लेकिन अब हम बात करते हैं पार्शली ऑब्जर्वेबल इन्वायरमेंट है, तो उसमें मॉडल बेस्ड एजेंट जो है वो हैंडल करता है। इट्स करंट स्टेट इज स्टोर्ड इनसाइड द एजेंट मेंटेनिंग सम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर विच डिस्क्राइब्स द पार्ट ऑफ द वर्ड विच कैन नॉट बी सीन। ठीक है जी, इफ करंट स्टेट इज स्टोर्ड इनसाइड द एजेंट मेंटेनिंग सम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर विच डिस्क्राइब द पार्ट ऑफ द होल वर्ड विच कैन नॉट बी सीन। जो मतलब कि क्योंकि पार्शली ऑब्जर्वेबल है, तो इसलिए उसमें उसने वो देखना है कि जो चीज़ें अभी तक सीन नहीं हुई उनके ऊपर उसने थोड़ा सा प्रिडिक्ट करना है। दिस नॉलेज अबाउट हाउ द वर्ड इवॉल्व्स इज कॉल्ड अ मॉडल ऑफ द वर्ड, हैंस द नेम मॉडल बेस्ड एजेंट। तो ये है जी एक मॉडल बेस्ड एजेंट की एग्जांपल जो कि पार्शली ऑब्जर्वेबल इन्वायरमेंट पे बिहेव कर रही है। अब इसमें वो यही बात करता है कि हमारे पास एक इन्वायरमेंट है, वहाँ से परसेप्ट करेंगे सेंसर्स, वो बताएंगे, और वो सेंसर जो हैं वो लिंक होंगे स्टेट्स के साथ कि हाउ द वर्ड इवॉल्व, व्हाट माई एक्शंस डू, वहाँ से फिर वो कहेंगे एक्वेटर्स के पास, मतलब कि व्हाट एक्शन आई शुड डू नाउ, कंडीशन एक्शन रूल्स होंगे, एक्वेटर्स जो हैं वो फिर इन्वायरमेंट के अंदर बिहेव करेंगे। गोल बेस्ड एजेंट्स क्या हैं। गोल बेस्ड एजेंट्स फर्दर एक्सपेंड ऑन द कैपेबिलिटीज़ ऑफ द मॉडल बेस्ड एजेंट्स। मॉडल बेस्ड एजेंट की कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाना, ठीक है, बाय यूजिंग गोल इन्फॉर्मेशन, ये आपका गोल बेस्ड एजेंट परफॉर्म करते हैं। यानी देखें ना, लेवल है सिंपल से, फिर आपके मॉडल बेस, फिर आगे आपके गोल बेस, और गोल इन्फॉर्मेशन डिस्क्राइब सिचुएशंस दैट आर डिज़ायरेबल and this allows the agent a way to choose among multiple possibilities, selecting the one which reaches a goal state। ठीक है, और फिर सर्च एंड प्लानिंग आर द सब फील्ड्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिवोटेड टू फाइंडिंग एक्शंस सीक्वेंसेस दैट अचीव द एजेंट्स गोल। तो इसमें आप देखें कि ये गोल बेस्ड जो एजेंट है ये फर्दर एक्सपेंड कर रहा है मॉडल बेस्ड एजेंट की कैपेबिलिटीज़ को। ठीक है, इसमें अगर आप इसकी देखते हैं डायग्राम, तो वही चीज़ कि इसमें सिर्फ वो ये कहेगा कि व्हाट इट विल बी लाइक इफ़ आई डू सेक्शन ए। यानी इसमें ना वो थोड़ा सा मॉडल बेस्ड एजेंट की ही फंक्शनैलिटी को एक्सपेंड कर रहा है और बिहेव कर रहा है एनवायरनमेंट के अंदर। इसमें दो चीज़ें जो है ना वो आपने लाजमी ज़हन में रखनी है, एक परसेप्ट और एक एक्शंस, कि वो इन्वायरमेंट से क्या चीज़ें परसीव कर रहा है और उस इन्वायरमेंट में क्या एक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। फिर है यूटिलिटी बेस्ड एजेंट, कि गोल बेस्ड एजेंट्स ओनली डिस्टिंग्विश बिटवीन गोल स्टेट एंड नॉन गोल स्टेट। बिल्कुल, ये तो हमने देख लिया। और इट इज़ पॉसिबल टू डिफाइन अ मेजर ऑफ हाउ डिज़ायरेबल अ पर्टिकुलर स्टेट इज़। This measure can be obtained through the use of utility function, which maps a state to a measure of the utility of the state. A more general performance measure should allow a comparison of different word states according to the exactly how happy they would make the agent. The term utility can be used to describe how happy the agent is. अब इसमें देखें कि थोड़ी सी ये उसने बताया कि गोल बेस के अंदर जो लिमिटेशंस थी ना उसको यूटिलिटी बेस्ड एजेंट ने कवर किया। ठीक है, उसने मतलब यूटिलिटी फंक्शन को उसके यूज़ करते हुए ये कहा कि आपके पास ये जो मतलब आपका एजेंट है ये इसके अंदर थोड़ी सी फीचर्स को और ऐड किया जाए। यानी यूटिलिटी का मतलब यहाँ पे ये कि कैन बी यूज टू डिस्क्राइब हाउ हैप्पी द एजेंट इज़, कि वो कितना काम थोड़े थ्रूपुट उसकी कितनी ज़्यादा हो गई, थोड़े वक्त में, थोड़े यूनिट टाइम में वो ज़्यादा फंक्शनैलिटी को परफॉर्म कर सकता है, इस पे वो बात कर रहे हैं। ये आप इसकी डायग्राम भी देख लें। यानी वही जो आपका मॉडल बेस एजेंट है वो आगे आपका गोल बेस एजेंट की फंक्शनैलिटी ऐड और फिर उसमें फर्दर एडिशन कर दी यूटिलिटी ने। फिर आते हैं जी लर्निंग एजेंट्स, कि लर्निंग हैज़ एन एडवांटेज दैट इट अलाउज द एजेंट टू इनिशियली ऑपरेट एन अननोन एनवायरनमेंट्स। ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं जी लर्निंग एजेंट्स, क्योंकि इसमें
कुछ नया इन्वायरमेंट, अननोन इन्वायरमेंट आप जब देते हैं ना किसी भी एजेंट को, तो उसके लिए बिहेव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन लर्निंग एजेंट्स के अंदर हम ये कैपेबिलिटी रखते हैं कि वो इनिशियली ऑपरेट इन अननोन इन्वायरमेंट्स एंड टू बिकम मोर कम्पिटेंट दैन इट्स इनिशियल नॉलेज alone might allow. The most important distinction is between the learning element, which is responsible for making improvements, and the performance element, which is responsible for selecting external actions. The learning element uses feedback from the critic and how the agent is doing and determines how the performance element should be modified to do better in the future. तो ये आपने देखा कि अभी जो फोकस मोस्टली हो रहा है वो लर्निंग एजेंट्स पे हो रहा है, ताकि वो अननोन सिचुएशंस को भी जाने। लाजमी नहीं कि जिस इन्वायरमेंट के अंदर ही आपने उसे सिखाया है कि ये काम करना है तो वो उसी के अंदर ही बिहेव करे। तो इसके अंदर ये भी कैपेबिलिटी है कि वो नए से नए इन्वायरमेंट, अननोन इन्वायरमेंट को जज करने की भी सलाहियत रखता है और उसमें अपने एक्शन परफॉर्म करने की सलाहियत रखेगा। तो इनके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो अभी काम हो रहा है। The last component of the learning agent is the problem generator. It is responsible for suggesting actions that will lead to new and informative experiences. वही बात जो पहले हमने की कि ये इसका लर्निंग एजेंट का सबसे बड़ा जो है वो फ़ायदा है कि ये नए इन्वायरमेंट के अंदर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की सलाहियत रखता है। तो इसमें अगर आप देखें कि पहले इन्वायरमेंट से वो परसेप्ट करेंगे सेंसर्स, साथ ही सेंसर जो है वो क्रिटिक यानी परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स को देखें तो वो क्रिटिक भी करेंगे, फीडबैक लर्निंग एलिमेंट, फिर लर्निंग गोल्स के थ्रू प्रॉब्लम जनरेटर जो हैं वो होंगे, और फिर उसकी बेस पे परफॉर्मेंस के एलिमेंट को देखा जाएगा। परफॉर्मेंस को ये कह लें कि लर्निंग एलिमेंट से अगर आप चेंजेस लाते हैं तो परफॉर्मेंस एलिमेंट को देखते हैं, नॉलेज को ऐड करते हैं तो फिर वो लर्निंग एलिमेंट, यानी ये लर्निंग का प्रोसेस यहाँ पे शुरू है। फिर वो इफ़ेक्टर्स को मिलते हैं और इफ़ेक्टर जो है वो एक्शंस परफॉर्म करते हैं। और एप्लीकेशंस ऑफ इंटेलिजेंट एजेंट की अगर हम बात करें तो इंटेलिजेंट एजेंट्स आर अप्लाइड एज ऑटोमेटेड ऑनलाइन असिस्टेंट के तौर पर भी काम करते हैं, वेयर दे फंक्शन टू परसीव द नीड ऑफ कस्टमर्स इन ऑर्डर टू परफॉर्म इंडिविजुअलाइज्ड कस्टमर सर्विस और यूज़ इन स्मार्टफोन इन फ्यूचर। यानी स्मार्टफोन ये के अंदर भी अभी इस्तेमाल होना शुरू हो गए हैं, और साथ ही साथ जो है वो आपके ये देखें कि ऑनलाइन असिस्टेंट के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे आप कोई भी कॉल करते हैं टेलीनार की ऑर्गेनाइजेशन से, तो आपको आगे से जो रिस्पॉन्ड आ रहा होता है तो वो आपके एजेंट के तौर पे आ रहा होता है। एजेंट को वो चीज़ बताई गई है कि आपने आगे से ये मैसेज दे देना है कि इस वक्त जी आपकी कॉल मौसूल नहीं हो सकती, आपका बैलेंस नाकाफ़ी है, तो इसलिए आप अपने बैलेंस को जो है वो अगर उधार लेना चाह रहे हैं तो ये वाले बटन प्रेस करें ताकि आपको पैसे मिल जाएं, साथ इतने % आपको जो है मज़ीद इसमें टैक्स देना पड़ेगा। और इस तरह के जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सारे आपको एजेंट के थ्रू ही किए जा रहे हैं। तो ऑनलाइन असिस्टेंस के लिए भी और इस तरह बहुत सारी और एप्लीकेशंस हैं जहाँ पे ये इंटेलिजेंट एजेंट इस्तेमाल किए जा रहे हैं, और मोबाइल फ़ोन के अंदर भी इनका इस्तेमाल शुरू हो चुका है। फ्यूचर में देखेंगे कि आप बहुत ज़्यादा इसका काम शुरू हो जाएगा। तो ये थी जी आज की हमारी प्रेजेंटेशन। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। माय नेम इज़ मोहम्मद इकराम उल हक। तो उम्मीद है कि हम इंशाल्लाह इसको समझेंगे, और अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो कमेंट करें। अल्लाह हाफ़िज़।